हेलो बच्चों, की हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10th में मैथमेटिक्स लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में ही। अभी हम चैप्टर 8.2 में हमने चैप्टर 8.1 कंप्लीट कर लिया है। बैंकिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हम कराधान के इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पर कर रहे हैं। सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तीसरा तक हो गया था, चौथा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर चौथा में देख लीजिएगा, यहाँ पे मूलधन मतलब इसका टोटल जो इनकम है, कुल आय कितना है, 40,000 रुपए है। वो भी कौन सा है बेटा, मासिक बोला है। 40,000 रुपए मासिक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, 40,000 रुपीज मासिक। ठीक है, 40,000 रुपए मासिक। अगर ये 40,000 रुपए मासिक है बेटा, तो साल भर का कितना, आप बोलोगे सर 40,000 इंटू कितना, 12, 12 चौका 48, मतलब कितना हो गया बेटा, 4,80,000 रुपए। क्या हो गया बेटे, इसका टोटल हो जाएगा आपका वार्षिक। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब धारा 80 के तहत इसने किसने किसने इन्वेस्ट किए थे, ये देख लो। 42,000 रुपए वार्षिक अपने समान भविष्य निधि में जमा करते हैं। 42,000 रुपए वार्षिक, यहाँ समान भविष्य निधि में कितना, 42,000 रुपए वार्षिक जमा करते हैं। ये पूरा मिटा दो, 42,000 रुपए वार्षिक लिख देता हूँ मैं इसको। 42,000 रुपए है बेटा वार्षिक। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट और आगे देखते हैं, उसके बाद क्या बोला है। 6,000 रुपए अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है। 6,000 रुपए अर्धवार्षिक है ना LIC में। जीवन बीमा में कितना, 6,000 रुपए अर्धवार्षिक। ये लिख देता हूं मैं, 6,000 रुपए अर्धवार्षिक। अगर ये 6,000 रुपए अर्धवार्षिक है, तो वार्षिक में कितना होगा बेटा, 6 महीने का 6,000, तो कॉमन सी बात है, इसका डबल 12,000 रुपए वार्षिक। 12,000 रुपए वार्षिक। चलिए, राष्ट्रीय बचत पत्र में कुछ दिया है क्या, देख लेना इधर ना नीचे। उसके बाद है, ये वर्ष नहीं दिया है बेटा राष्ट्रीय बचत पत्र में ना, एक भी पैसे जमा नहीं किया इसने, तो राष्ट्रीय बचत पत्र को मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, 0 कर देना। क्या कर देना इसको, 0। ये लिखे 0। कुल जमा की बात कर लेते हैं ना उसके बाद। और एक और कंडीशन दिया हुआ है, यदि वर्ष के प्रथम 11 माह में 1,600 रुपए प्रति माह जमा करता है, तो वर्ष के अंतिम माह में उसके द्वारा देय भुगतान में आयकर की गणना कीजिए। याद रखिए, 1,600 रुपए हर महीने के हिसाब से 11 महीने तक वो आयकर दे चुका होता है। एक माह का जो आयकर बचेगा ना, वो आपको निकालना है, जो भी होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, उसके बाद टैक्स वैक्स स्लैब बाद में देखेंगे। यहाँ कुल जमा की बात कर लेते हैं। कुल जमा कितना रुपए हुआ इसका, चलिए देखिए ध्यान से। ठीक है, वो पैसा है जिसमें आपको टैक्स में छूट मिलेगा। 42,000 यहाँ है, 12,000 यहाँ है, तो लिख दो इसको, 42,000 प्लस 12,000 कितना हो गया बेटा, 0 0 0। अब इधर 2 2 4 और 1 5, 54,000 रुपए। तो आयकर में छूट कितना मिलेगा बेटा, 54,000 रुपए। तो 4,80,000 में आपको कितना रुपए का छूट मिलेगा, 54,000 का छूट मिलेगा। लिख दो इसमें 54,000 का छूट। चलिए कितना आते देख लीजिएगा ना, 4,80,000 में 54,000 रुपए छूट है। देखते हैं, माइनस कीजिए, 0 0 0, 10 में 4 गए तो 6, फिर 7 में 5 गए तो 2, कितना हो गया बेटा, 4,26,000 रुपए इसको टोटल इतने रुपए में आयकर देना पड़ेगा। 4,26,000 रुपए में, चलिए ठीक है, 4,26,000 रुपए इसको आयकर देना है। ठीक, उसके बाद नीचे प्रधानमंत्री कोष अनाथ आश्रम, इसमें कुछ दान है क्या, एक भी रुपया दान नहीं किया उसने ना, ना तो प्रधानमंत्री कोष में, ना ही अनाथ आश्रम में। तो यहाँ पे पूरा का पूरी, इसको तो 0 रुपए लिखा है, अनाथ आश्रम को भी कितना कर दो, 0 रुपए कर दो। ठीक है, तो इधर कर योग्य आय तो उतना का इतना ही होगा, ये आपको दिख रहा है जो ऊपर। ठीक है, यहाँ 54,000 रुपए था, इसमें 4,26,000 रुपए है ना। तो अब यहाँ पर टैक्स स्लैब देख लीजिए, 4,26,000 रुपए है, ये आपको टैक्स स्लैब में देना है। कितना आएगा ये देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर टैक्स स्लैब बना हुआ है आपको, 2.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है, तो इसको लिख दीजिएगा 2.5 लाख रुपए तक। 2,50,000 तक कोई आयकर नहीं, लिख दिया मैं। ठीक है, 2.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं। अब कितना बचा बेटा, 4,26,000 आपका टोटल अमाउंट है ना, इसमें 2.5 लाख रुपए में तो आपको आयकर लगेगा नहीं। तो बचा कितना, 4,26,000 में 2.5 घटा लो और देख लेना। 4,26,000 में से 2.5 घटा लो बेटा, 0 0 0 6, 12 में 5 गया तो 7,
3 में 2 क्या थी, 1,76,000 रुपए बचा ना। तो 2.5 लाख तक का तो आपको कोई आयकर लगा नहीं, बचा कितना, 1,76,000 रुपए, उसमें आपको आयकर लगाना है, वो लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 1,76,000 रुपए, इसमें कितना परसेंट है बेटा, आप देख लीजिएगा। 1,76,000 रुपए में आपका 10% टैक्स है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा, आप स्पष्ट रूप से पढ़िएगा, 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक 10% टैक्स। तो कॉमन सी बात है, ये जो पैसा है ये 2.5 लाख से तो ऊपर है और 5 लाख से कम है, तो उसके बीच में जो राशि बचा कितना है, 1,76,000, इसमें आपको 10% टैक्स देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 10% टैक्स लिख देता हूँ मैं, 10/100, ठीक है। ये 0 0 कट गया, कितना हो गया बेटा, 17,600 रुपए, लिख देता हूँ नीचे, 17,600 रुपए। चलिए शिक्षा उपकर देख लेते हैं, 17,600 में 3% आपको शिक्षा उपकर देना है, ठीक है। अब देख लीजिए इसको 76 इंटू 3 कर लीजिए, 6 कम 6 6 6 18 का 8 हासिल है, 1 7 21 21 और 1 22 का 2 हासिल है, 2 3 कम 3 3 2 5 528 रुपये हो गए बेटा। चलिए कुल आयकर कितना हो जाएगा, 17,600 यहाँ पे है, वो लिख दीजिएगा, प्लस कितना है बेटा यहाँ पे, 528 रुपये यहाँ पे। चलिए दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना है बेटा, 8 2 और 5 6 5 11 का 1 हासिल है 1, तो ये कितना हो गया बेटा, 7 1 8, ये 18,128 रुपये होगा। फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्लीज आंसर एक बार मैच कर लेना ना, कभी कभी ऐसा होता है बेटा आंसर में थोड़ा मिसमैच हो जाता है ना, ठीक है, या तो बुक के आंसर गलत होते हैं, कई रीजन हो जाते हैं, हम भी गलत हो सकते हैं कभी कभी। तो ये चीजों को ध्यान से पहले आंसर नोट आउट देख लीजिएगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट मार लो या नोट आउट कर। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा ना। मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। 18,128 रुपया, ये तो ठीक है, अंतिम माह का आयकर अलग से निकालना है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोला है, क्या बोला है, 11 महीने तक आप 1,600 रुपये प्रति माह के हिसाब से पैसा जमा करते हो। तो यहाँ पे लिखोगे 11 माह तक, 11 माह तक 1,600 रुपये प्रति माह, सब 1,600 रुपये प्रति माह के हिसाब से, के हिसाब से दे आयकर, इसको अलग लिख लीजिएगा ना, दे आयकर। चलिए 1,600 रुपये प्रति माह देता था वो, तो 1,600 इंटू 11 कितना हो गया बेटा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, 0 0 11 6 66 का 6 हासिल है 6, 11 एकम 11, 11 प्लस 6 कितना हो गया बेटा, 17, कितना हो गया, 17,600 रुपये वो पेड कर चुका है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 17,600 रुपये वो दे चुका है ऑलरेडी, इतना पैसा वो पेड कर चुका है ना, मतलब आपको टोटल 11 में 17,600 रुपये वो दे चुका है। तो भाई कॉमन सी बात, 17,600, ये जो अमाउंट दिख रहा था यही है ना, बिल्कुल सेम अमाउंट है, इसमें 528 रुपये जोड़े थे तब जाके इतने रुपए आया था। तो कॉमन सी बात है, लास्ट एक महीने का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा बेटा, 528 रुपये होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, वही लिख दीजिएगा। अतः 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 अंतिम माह में दे आयकर, दे आयकर लिख दीजिए। टोटल आयकर कितना था, 18,128 रुपए माइनस 11 माह में दे आयकर कितना था, 17,600 रुपए, इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, 528 रुपए आएगा आपका कुल दे आयकर, ठीक है। आखिरी महीने का दे आयकर कितना है बेटा, 528 रुपए है। फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो, नोट डाउन लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। मैं डेटा रिस्क करता हूँ, आगे बढ़े, बिल्कुल। चौथा के बाद पांचवा देख लीजिएगा बेटा, पांचवा क्या है यहाँ पे, ये देख लीजिए, पांचों क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ऊपर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन उपलब्ध होगा ना। वर्ष 2012-13 में राजेश की कुल वार्षिक आय 5,25,000 रुपए है, लिख देता हूँ यहाँ पे 5,25,000 रुपए, या फिर यहाँ पे रुपए नहीं लिखता हूँ, ये तो रुपए है ही, वार्षिक वर्ड लिखना ज्यादा बेस्ट है ना। चलिए ठीक है, उसके बाद सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपए प्रति माह जमा करते हैं,
सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपये प्रति माह, 8,000 रुपये प्रति माह जमा करता है ना। तो सलेना कितना हो गया बेटा, 12 96,000, तो 8,000 इंटू 12, ठीक है। एक महीने का 8,000, तो 12 महीने का 12 96,000 रुपये जमा करता है वार्षिक। नेक्स्ट, जीवन बीमा को जमा किए के देख लो तो 8,000 रुपये अपने भारतीय जीवन बीमा का वार्षिक प्रीमियम देता है, ठीक है। 8,000 रुपये जीवन बीमा भी जमा किया है, ये वार्षिक प्रीमियम है ना, ये वार्षिक है, लिख देता हूँ इसको मैं। 8,000 रुपये वार्षिक, ये जीवन बीमा में जमा किया है, ओके। चलिए ये भी हो गया। राष्ट्रीय बचत पत्र में कुछ दिया है, 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है, 2 लाख से 10% आयकर, वो सब आगे है। राष्ट्रीय बचत पत्र में 1 भी रुपए नहीं है। कुल जमा की बात कर लेते हैं, टोटल पैसा कितना हो गया इसका, 96,000 प्लस 8,000, 96 प्लस 8,000, ठीक है। उसके आगे कुछ है नहीं, तो मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। 2 लाख रुपए तक आपको कर नहीं देना है, और 2 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उस पर 10% कर देना है। यही कहने का मीनिंग है इस क्वेश्चन का, ओके। ध्यान में रखिए, 96,000 प्लस 8,000 कितना हो गया बेटा, 1,04,000 रुपए, बिल्कुल हो गया, ये लो लिख दिया मैं, ठीक है। 1,04,000 रुपए। चलिए कुल जमा आपने निकाल लिया, कितना निकाला बेटा, 1,04,000 रुपए का। भैया आपका जो दिया हुआ है धारा 80C के तहत, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 1 लाख से ऊपर आपको छूट नहीं मिलेगा। ये टोटल अमाउंट 1 लाख से ऊपर है, तो आप सिर्फ 1 लाख रुपए में छूट दोगे, बाकी अमाउंट से आपका कोई लेन देना नहीं है। 1 लाख रुपए बस घटाओ किसमें, 5,25,000 में। तो 5,25,000 रुपए में मैंने 1 लाख रुपए माइनस कर दिया, कितना बचा बेटा, 4,25,000 रुपए। ये आ गया आपका अमाउंट ना। प्रधानमंत्री राहत कोष अनाथ आश्रम में दान नहीं दिया है, तो 0 रुपए हो गया। इधर आयकर की दर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगेगा आपको, 2 लाख से ऊपर 1 भी रुपए हुआ तो उसमें 10% टैक्स, उसके आगे का टैक्स स्लैब नहीं दिया है, बिल्कुल जितना दिया उतना ही कर दो, कोई बात नहीं। चलिए 4,25,000 रुपए है, तो 2 लाख इसमें घटा दो, कितना बचा बेटा, 2,25,000 रुपए बचेगा, उसमें आपको 10% कर देना है, तो 2,25,000 रुपए, इसमें 10% कर दे दो, कितना बचा बेटा, 25,000 रुपए बचा, 22,500 रुपए बचा। चलिए इसमें आप शिक्षा उपकर दे दीजिएगा, ये चाहो तो आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है, खाली खाली लग रहा है। चलिए शिक्षा उपकर दे दीजिए इसमें, 22,500 में कितना परसेंट, 3% शिक्षा उपकर होता है आपका, 225 इंटू 3 लिख दीजिए बेटा, कितना आएगा, गुणा कर दिए, 5 दिए 15 का 5 हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी कितना हो गया बेटा 6, 675 रुपए इसका क्या आ गया आपका शिक्षा उपकर। कुल आयकर कितना हो जाएगा, 22,500 प्लस कितना बेटा 675, कितना हो गया देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको 5 7, फिर कितना हो गया 6 5 11 का 1 हासिल है 1 3, 23,175 रुपए होंगे ना। ये हो गया आपका आंसर, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका यहाँ पे शिक्षा उपकर भी निकल गया और टोटल आयकर कितना देना है वो भी निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। मैं डेटा इरेज करता हूँ, आगे बढ़े। एक बार बिल्कुल आंसर मैच कर लीजिएगा, 23,175 और 675 रुपए, बिल्कुल शिक्षा उपकर सब चीज निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं छठवा का, छठवा देख लीजिएगा। 6 नंबर क्या बोला है बेटा, 2014-15 में, छठवा 2014-15 में भावना, श्रीमती भावना मकान किराया भत्ता छोड़कर 6 लाख रुपए इसका इनकम था, 6 लाख रुपए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 6 लाख रुपए वार्षिक था। धारा 80C के तहत इसको भी मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ही छूट मिलेगा। नीचे देख लीजिएगा क्या लिखा है फिर, सामान्य भविष्य निधि में 48,000 रुपए वार्षिक जमा करता है, सामान्य भविष्य निधि में 48,000 रुपए वार्षिक जमा करता है ना, लिख लीजिएगा इसको, ये वार्षिक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, जीवन बीमा निगम में 25,000 रुपए वार्षिक, 25,000 रुपए वार्षिक, ठीक है। ये भी हो गया। राष्ट्रीय बचत पत्र में कुछ पैसा डाला है क्या,
नहीं डाला है, राष्ट्रीय बचत पत्र जीरो है। हाँ, ये कंडीशन दिया है, पहले 11 माह का पैसा वो ऑलरेडी जमा कर चुका है, 1500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से ना, मतलब 11 महीने का आयकर वो दे चुका है, 1 महीने का जो आयकर बचा वो आपको निकालना है। चलिए यहाँ पर उसके नीचे टैक्स स्लैब बना है, और कुछ नहीं दिया है, 3% आपको टैक्स स्लैब शिक्षा कर देना, वो तो मेंशन है। चलिए यहाँ पे कुल जमा की बात कर लेते हैं, कुल जमा कितना हो गया देखिए, 48,000 रुपये, 25,000 रुपये यहाँ पे जमा किया। कितना हो गया बेटा, जोड़ लीजिए, 0 0 0, 8 2 10 3 13 का 3 हासिल है 1, 4 2 6 73,000 रुपये, तो इसका कुल जमा हो गया। चलिए अब कितना बेटा, 6 लाख रुपए में 73,000 घटा, ये लीजिए 73,000 रुपये माइनस कर लीजिए। ठीक है, पूरे 73,000 इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि 1 लाख रुपए से कम है, पिछले क्वेश्चन में 1 लाख से ज्यादा हो गया था, 1 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हुआ तो वो 1 रुपए आप छोड़ दोगे, 1 लाख रुपए पास माइनस करो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इन चीजों को, ये बहुत ना कॉन्सेप्ट वाली चीजें है बेटा ना, ध्यान में इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के बनाओगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। 0 0 0, 10 में 3 गया तो 7, 9 में 7 गया तो 2, ये हो गया 5, 5,27,000 रुपये हुआ ना, 5,27,000 रुपये। ओके, चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, आपका यहाँ टोटल अमाउंट कितना लिखा है बेटा, 5,27,000 रुपये, निकला कि नहीं निकला, बिल्कुल निकला। ये 5,27,000 रुपये मेरे को बताइए, 2.5 लाख रुपए तक क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि कोई कर नहीं लगेगा, 2.5 लाख से लेके 5 लाख के रुपए में 10% कर देना है, तो भैया 2.5 लाख से 5 लाख के रुपए बीच में कितना रुपया होगा 5,27,000 में, तो बिल्कुल 2.5 लाख तक तो कोई कर नहीं, छोड़ दो, 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख के रुपए बीच में, आपके बीच में 2.5 लाख रुपया है, उसमें आपको 10% कर देना है, यह क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आयकर में यहाँ पे 2.5 लाख रुपए में तो आपको 10% कर देना ही है, वो लिख लो यहाँ पे 10% कर, प्लस अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन में आगे बोलता है कितना, 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख के बीच में भी जितना पैसा होगा उसमें 20% टैक्स देना है, तो भैया यहाँ पे 5 लाख रुपए से कितना ऊपर पैसा है, तो आप बोलोगे सर 27,000 रुपये ऊपर पैसा है, तो 27,000 बस में आपको 20% टैक्स देना है, तो ये 27,000 रुपये में आपको 20% टैक्स दे देता हूँ यहाँ पे, यस काट लीजिए, यहाँ बच गया बेटा 25,000 रुपये। ठीक है, टोटल अमाउंट देख लीजिएगा, यहाँ तो 25,000 रुपये हो गया, यहाँ पे प्लस इसमें देख लीजिए, ये 0 0 0 0 कट गया, 27 दूनी 54,000, मतलब 5400 रुपये ना। ध्यान से कितना हो गया बेटा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0 0, ये 4 4 और आ गया, 5 का 5 5 10 का 0 हासिल है 1, 30,400 रुपये हो गया। बिल्कुल ठीक है, अब शिक्षा उपकर बात कर लेते हैं। शिक्षा उपकर आप इसी अमाउंट में जो दे आयकर दे अमाउंट होता है उसमें 3% देते हो, तो इसी में 3% शिक्षा उपकर दे दो, 30,400 में 3% शिक्षा उपकर, काट लीजिए, कितना हो गया बेटा, 304 इंटू 3, ध्यान से देखिएगा, 4 तिया 12, 1 लिख दिया, 3 तिया 9, 912 रुपये आप शिक्षा उपकर दोगे, बिल्कुल ये लिख लिया मैंने। चलिए 912 रुपये का आपका शिक्षा उपकर हो गया, अब नीचे में आप लिखिएगा कुल आयकर, तब कुल आयकर, कुल आयकर देख लीजिए, कुल आयकर कितना कितना दोगे आप, 30,400 तो वही दोगे, ये आपको दिख रहा है, प्लस यहाँ पे 912 रुपये यहाँ पे दोगे, टोटल कितना हो गया बेटा, आप बोलोगे सर 2 9 और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2 1 9 और 1 10 3 13 का 3 हासिल है 1, ये 31,312 रुपये आप टोटल आयकर दोगे, बट क्वेश्चन में कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन का कंडीशन पढ़ लीजिए आप, क्या बोलता है क्वेश्चन, यदि प्रथम 11 माह में 1,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से आयकर वो जमा कर चुके हैं ना, प्रथम 11 माह में, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए 1,500 रुपये प्रति 11 माह के हिसाब से इसमें देख लीजिएगा, ये 1,500 रुपये है, प्रति 11 महीने के हिसाब से कितना रुपए हो गया बेटा, आप बोलोगे सर 0 0, 11 पंचे 55 का 5 हासिल है 5 बचा, 11 कम 11, 11 5 16 हो गया बेटा, तो ये कितना हो गया 16,500 रुपये। चलिए ये हो गया, आप 16,500 रुपये ये ऑलरेडी पेड कर चुका है, तो अंतिम माह का आपको निकालना पड़ेगा, तो वही निकालिएगा, तब अंतिम माह में दे आयकर, माह में दे आयकर, चलिए आखिरी माह का निकाल लेते हैं, कितना हो गया बेटा आपका, 31,312 रुपये आपको टोटल देना है, 16,500 रुपये आप ऑलरेडी दे चुके हो, माइनस कर लो दोनों को, कितना आ जाएगा आपका 31,312 रुपये
में 16,500 आप ऑलरेडी दे चुके हो। 2 1 3 में से 13 में 5 गया तो कितना बचा बेटा 8, 10 में 6 गया तो 4, 2 में 1 गया तो फिर कितना हो जाएगा ये, बिल्कुल 2 में 1 गया तो 1, 14,812 रुपए, 12 रुपए। ये अंतिम माह में आपको देना है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अपन नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़े। ठीक है, ऐसा पूछा नहीं था कि आपको अंतिम माह का निकालना है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा था कुल शिक्षा उपकर कितना होगा, शिक्षा उपकर कितना होगा वो पूछा था, कुल आयकर पूछा था, बस 2 ही चीजें पूछा था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया। कोई बात नहीं, जो भी एक्स्ट्रा डेटा है फिर भी आप नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं डेटा इरेज करूं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या डेटा मिल रहा है अब देख लीजिएगा। 7,20,000 उसका टोटल वार्षिक इनकम था। 1880 के तहत कुछ छूट के जो क्राइटेरिया बनाए थे उसके अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपए प्रति महीना जमा करते हैं, तो एक साल का कितना 12,48,000 रुपए वार्षिक हो गया है। ठीक, जीवन बीमा में 3,000 रुपए प्रति माह जमा करता है, तो एक साल में कितना 12,36,000 रुपए यहाँ जमा कर दिया। राष्ट्रीय बचत पत्र में 30,000 रुपए डालता है। टोटल पूरा अमाउंट जोड़ूंगा ना बेटा, तो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है आपका देख लीजिएगा, 48,000 प्लस 36,000 प्लस कितना है 30,000, तो यहाँ पे जोड़ के देख लीजिएगा 48,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000 रुपए, 0 0 0 8 2 10, ठीक है, 4 14 का 4 हासिल है 1, कितना हो गया 4 4 7 1 8, 8 2 10 और 11, कितना हो गया बेटा 1,14,000 रुपए हो रहा है, 1,14,000 रुपए। तो भैया आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स में छूट कितने रुपए में मिलेगा, 1,00,000 रुपए तक, तो 1,14,000 ज्यादा हो गया, तो आपको सिर्फ 1,00,000 रुपए इसमें घटाना है, बाकी अमाउंट छोड़ दो। ठीक, तो इस टोटल राशि में से कितना घटाओगे 1,00,000 रुपए, 7,20,000 आपके पास टोटल अमाउंट था, उसमें 1,00,000 रुपए और घटा दो, कितना बचा बेटा 6,20,000 रुपए बचा। चलिए अब प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ छूट है क्या, नहीं, अनाथ आश्रम में उसको कितना परसेंट 50% छूट मिला है, जो कि 10,000 रुपए हो गया, तो 10,000 रुपए और घटा दो। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, तब कर योग्य आय, कर योग्य आय कितना हो गया बेटा 6,20,000 में 10,000 रुपए और घटा दो, कितना बचा बेटा 6,10,000 रुपए बचा। ये लीजिए, अब ध्यान से देखिए, आपका 6,10,000 रुपए वो टोटल अमाउंट है जिसमें आपको टैक्स लगेगा, जिसमें आपको इस कंडीशन के हिसाब से जो आपको टैक्स का दर दिया है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्रथम कंडीशन बोलता है 6,10,000 रुपए अगर आपका अमाउंट है तो 2,00,000 रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्वेश्चन बोला है बिल्कुल, तो 2,00,000 रुपए भैया इसमें छोड़ दो, कितना बचा आपके पास 4,20,000 रुपए बचेगा। अब मेरे को बताओ 2,00,000 रुपए तक तो कोई कर नहीं था, लेकिन अगला लाइन लिखा हुआ है टैक्स स्लैब में, दूसरा नियम पढ़िएगा, 2,01,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक आपको 10% टैक्स देना है। तो मेरे को बताओ भैया 2,00,000 से 5,00,000 के बीच में इसमें कितना पैसा है, तो आप बोलोगे सर 2,00,000 से 5,00,000 के बीच में 3,00,000 रुपए होते हैं, उसमें आपको 10% टैक्स देना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 3,00,000 में 10% टैक्स, ये लो 10% टैक्स लगा दिया। उसके बाद मेरे को पार्ट पाना, ठीक है, ये अब क्वेश्चन आगे बोलता है 5,01,000 रुपए से 10,00,000 रुपए तक कितना परसेंट टैक्स लगेगा आपका 20% टैक्स। तो मुझे को बताओ 5,00,000 से कितना ज्यादा है पैसा, तो आप बोलोगे सर 5,00,000 से ये वाला पैसा, 5,00,000 से कितना ज्यादा है 1,10,000 रुपए ज्यादा है, तो जो ज्यादा अमाउंट है ना 5,00,000 से उस पर आपको देना है 20% टैक्स, ध्यान में रखिए, ये लो 20% टैक्स इसमें दे दिए, काट लो बेटा, आप कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 30,000 रुपए, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 11 दूनी 22, तो ये हो गया बेटा आपका 22,000 रुपए, तो कितना हो गया 30 10 52,000 रुपए हो गया, ये लो 53,000 रुपीज, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये कितना हो गया बेटा 30,000 रुपए इसका, प्लस 11 दूनी 22,000 रुपए इसका, कितना हो गया बेटा 52,000 रुपए टोटल हो गया। ये देखिए 52,000 रुपए टोटल अमाउंट बना। अब शिक्षा उपकर की बात कर लेते हैं, इसी 52,000 रुपए में आपको 3% शिक्षा उपकर देना है, कितना हो गया बेटा 520 रुपए इंटू 3, कितना हो जाएगा आपका 0 3 दूनी 6 5 3 15 1,560 रुपए। चलिए तो कुल आयकर देख लेते हैं, तब
कुल आयकर, कुल कितना आयकर देना पड़ेगा आपको, तो आप 52,000 रुपए तो पहले ही दे रहे थे, प्लस 1560 रुपए अब दोगे, कितना हो गया बेटा टोटल, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 52,000 रुपए में आप 1560 रुपए जोड़ दो, कितना हो गया 0,6,5,3 53,560 रुपए आपको टोटल आयकर देना पड़ेगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार आंसर भी मैच कर लीजिएगा। सो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगे वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।